हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, अगर जीवन में एक ही दिन शेष हो तो डर के साथ जीने का क्या अर्थ है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लक्ष्य चुना है कि जो भी तैयारी हम लोग करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के डिफरेंट स्टेजेस को हम लोग फेस करेंगे, बट विदाउट एनी फियर दोस्तों। ठीक है। अब इस डर को दूर भगाने के लिए जो भी हमारे हाथ में है वो है हमारी मेहनत। ठीक है। तो इसके साथ हम लोग पूर्ण ईमानदार रहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा भगवान हमारा भला ही करेंगे, इस बात की हम लोग उम्मीद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इन्वायरमेंट रिलेटेड एमसीक्यूज इसी प्रयास में सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, इकोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ये वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ताकि आपको जो भी रिलेटेड कंटेंट्स हैं वो आपके तक डायरेक्टली पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो क्वेश्चन 22 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड चेन्स इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में दोस्तों जो फूड चेन है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला है, इन द ग्रेजिंग फूड चेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज लिविंग प्लांट बायोमास, वाइल इन द डेट्रिटस फूड चेन द सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो आपको पता होना चाहिए दो टाइप के फूड चेन होते हैं। जो शुरुआती एनर्जी जहाँ से मिलती है, तो शुरुआती एनर्जी अगर प्लांट बायोमास से मिलती है, जैसे ग्रासेस, ट्री वगैरह, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है। और अगर स्टार्टिंग जो एनर्जी है, ठीक है, वो मिल रही है आपकी डेड एंड डिकम्पोजिंग जो मटेरियल है उससे मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। जैसे कि जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उसको ईट करता है आपका, क्या ईट करता है आपका, अर्थवर्म। ठीक है। अर्थवर्म को मान लीजिए खाया आपके स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने, तो ये हो गया आपका डेट्रिटस टाइप का फूड चेन। ठीक है। उस तरह से ग्रेजिंग में जैसे ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फॉर एग्जांपल स्नेक ने, स्नेक को खाया मान लीजिए हॉक ने, तो ये हो गया आपका ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो डेट्रिटस फूड चेन है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, और ग्रेजिंग फूड चेन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो लिविंग प्लांट बायोमास है। दूसरा देखिए, ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन्स आर नॉट इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। ये तो गलत है दोस्तों। ग्रेजिंग फूड चेन का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फिर डेट्रिटस फूड चेन का स्टार्टिंग मटेरियल हो जाता है। तो पहला तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए, if any of the intermediate food chain is removed the succeeding links of the chain will not be affected largely। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। ग्रास हॉपर, स्नेक, ठीक है, और हॉक। फॉर एग्जांपल स्नेक यहाँ से खत्म हो गया, तो दोस्तों हॉक का फूड खत्म हो गया, तो ये हॉक के फूड पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, हॉक के फूड पर भी इसका असर पड़ेगा। दूसरी बात है कि ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये पूरी तरीके से ग्रास को खा करके क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्रासलैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारे के सारे पूरे सक्सीडिंग प्रीसीडिंग सारे पर ये प्रभाव डालेगा ही डालेगा। ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि कोई भी फूड चेन का लिंक अगर मिस हो जाए तो सक्सीडिंग लिंक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। तीसरा देखिए, द एक्सटिंक्शन ऑफ ए टॉप कार्निवोर लाइक टाइगर इन एन इकोसिस्टम कैन अफेक्ट द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ हर्बीवोर स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए यहाँ पर ग्रास, डियर और इसको खाने वाला है टाइगर मान लीजिए एक्सटिंक्ट हो गया, तो डियर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, तुरंत में सूट अप कर जाएगी। शुरुआत में सूट अप कर जाएगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और बाद में ये जो सूट अप करके क्या करेगी, ग्रास को पूरा खा करके ये लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि डियर की पॉपुलेशन को अब कम करने वाला कोई नहीं है। ठीक है। तो ग्रास को खा करके ये लोग कर देंगे, पूरे तरीके से अपने इकोसिस्टम को उजाड़ लेंगे, और फिर डियर की पॉपुलेशन नीचे चली जाएगी। तो इनकी पॉपुलेशन अफेक्ट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। हर्बीवोर स्पीसीज की पॉपुलेशन बिल्कुल ही अफेक्ट होगी अगर टॉप कार्निवोर खत्म हो जाता है। तो फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 4 ओनली। क्वेश्चन 23 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेसेस। तो दोस्तों जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेसेस है, तो इसमें कई टाइप के, इसको बोलते हैं हम लोग बायो
जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है, इसको न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोलते हैं। इसमें बोला वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल आर एग्जांपल्स ऑफ गैसियस साइकिल्स इन विच द रिजर्वॉयर इज एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, दो टाइप की साइकिल्स होती हैं, एक तो हो गया आपका गैसियस और एक हो गया सेडिमेंट्री, ठीक है। गैसियस और सेडिमेंट्री दो टाइप की साइकिल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गैसियस साइकिल को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट, सेडिमेंट्री साइकिल्स को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट, ठीक है। गैसियस साइकिल में जो रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर होता है आपका ये एटमॉस्फेयर या फिर हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर या फिर हाइड्रोस्फेयर। सेडिमेंट्री साइकिल में जो आपका ये होता है रिजर्वायर होता है, वो होता है बेसिकली लिथोस्फेयर, ये जिसको सॉयल रॉक ऐसा कुछ बोल लीजिए, ये होता है आपका रिजर्वायर। ठीक है, सेडिमेंट्री में लिथोस्फेयर, रॉक, सॉयल, ये सब हो जाएगा आपका रिजर्वायर, ठीक है। अब देखिए गैसेस के एग्जांपल्स आपको याद रखना, एकदम याद रख लीजिए, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये है आपका गैसेस साइकिल का एग्जांपल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल एग्जांपल है गैसेस साइकिल का। बाकी इधर देखिए मैग्नीशियम साइकिल, सल्फर साइकिल, ठीक है, और आपका ये भी जो है कैल्शियम साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सब आपका एग्जांपल है सेडिमेंट्री साइकिल्स का, ठीक है। तो खैर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल आर एग्जांपल्स ऑफ गैसेस साइकिल्स। यस, गैसेस साइकिल्स का एग्जांपल है वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल, ठीक है। एंड रिजर्वायर है इसका एटमॉस्फेयर या फिर हाइड्रोस्फेयर, ये पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय मींस ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। नहीं दोस्तों, नाइट्रोजन सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट नहीं है, नाइट्रोजन पार्ट है गैसेस साइकिल का, तो दूसरा गलत है। बाकी फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो सेडिमेंट्री का पार्ट है। तीसरा देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अकम्प्लिश्ड ओनली थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो तीन तरीके से होता है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, ठीक है, दूसरा ह्यूमन बीन से, जैसे हम लोग कुछ फर्टिलाइजर्स बनाते हैं उसको सॉइल में डालते हैं तो उससे भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तीसरा आपकी थंडरिंग, लाइटनिंग, इन प्रोसेस से भी कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। चौथा देखिए मोस्ट गैसियस साइकिल्स आर जनरली कंसिडर्ड एज इम्परफेक्ट साइकिल्स। नहीं, गैसियस साइकिल्स आर परफेक्ट साइकिल्स, जितनी तेजी से यहाँ पर से नाइट्रोजन लिया जाता है उतनी ही तेजी से लगभग नाइट्रोजन रिप्लेस भी होता है। लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल में जिस स्पीड से मैग्नीशियम लिया जा रहा है उसी स्पीड से मैग्नीशियम रिप्लेस नहीं हो रहा है, तो सेडिमेंट्री साइकिल्स इम्परफेक्ट हैं बट गैसियस साइकिल्स परफेक्ट है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है दोस्तों, तो एक ही करेक्ट है, बस ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में देखिए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द इनिशियल और फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऐसा नहीं दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेज है या जो इनिशियल स्टेज है उसमें जो आती है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं बोलते, उसको लोग पायोनियर बोलते हैं, पायोनियर स्पीसीज बोलते हैं। जब इकोलॉजिकल सक्सेशन के एंड में जो स्टेबल कम्युनिटी डेवलप होती है उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स। अब ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी तभी खत्म होगी जब यहाँ पर कुछ भी आ जाए, मतलब वोल्केनो या बहुत ज़्यादा बड़ा आग लग जाए, ऐसा कुछ हो, तभी ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी चेंज होकर के यहाँ पर फिर सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होगा, ठीक है। तो पहला जो सक्सेशन है जैसे एकदम न्यू रॉक है या उन सब जगह पर जो एकदम इनिशियल और फर्स्ट स्टेज जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो आएगा वो उसको कहेंगे हम लोग पायोनियर स्पीसीज, ना कि क्लाइमेक्स, ठीक है। दूसरा देखिए प्राइमरी सक्सेशन हैपेंस व्हेन अ न्यू पैच ऑफ लैंड इज क्रिएटेड और एक्सपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, जब न्यू पैच ऑफ लैंड, रॉक वगैरह जब सबसे पहली बार एक्सपोज होता है, जैसे वोल्केनो के द्वारा मान लीजिए नया लावा बना, वो बाहर आया, अब वो कूल डाउन हो रहा है, तो वो एकदम न्यू पैच ऑफ लैंड है, उस पर पहले कुछ भी नहीं हुआ, उससे पहले की कोई भी कहानी नहीं है, ठीक है। तो जब वो एक्सपोज होगा तो वहाँ पर सबसे पहले जो स्पीसीज वगैरह आएगी, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए वाइल्ड फायर्स इंक्रीजेज द पेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। बिल्कुल दोस्तों, वाइल्ड फायर से क्या होता है कि वाइल्ड फायर से जो लॉक्ड न्यूट्रिएंट्स रहती हैं वो अनलॉक हो जाती हैं। बहुत सारा ज़मीन पर जो पत्ते वगैरह पड़े रहते हैं वो जो सड़ वड़ रहे होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से ग्रोथ का प्रोसेस थोड़ा धीमा हो चुका होता है, ठीक है। तो उसको ये क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं,
ठीक है। आपको लगेगा कि वाइल्ड फायर से इनिशियली तो क्या होगा, थोड़ा सा डैमेज होगा, बट दोस्तों उसके बाद जब वो रिकवर करता है तो बहुत तेज़ी से रिकवर करता है वो जगह, ठीक है। तो ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन के पेस को वाइल्ड फायर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 24th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 25th देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोटोन। इकोटोन होता है दोस्तों, जैसे एक इधर मान लीजिए आपका इकोसिस्टम है, ठीक है, और एक इधर इकोसिस्टम है, दोनों अलग अलग इकोसिस्टम है, इसके बीचों बीच जो बाउंड्री एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग इकोटोन, ठीक है। इकोटोन में होगा क्या, इकोसिस्टम 1 है, ये इकोसिस्टम 2, तो इकोटोन जब इकोसिस्टम वन से इकोटोन की तरफ जाएंगे तो लीनियरली जो है स्पेसीज का पॉपुलेशन जो है इकोसिस्टम 1 वाले स्पेसीज का पॉपुलेशन घटेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब इकोटोन से इकोसिस्टम 2 की तरफ जाएंगे तो लीनियरली जो है इकोसिस्टम 2 का पॉपुलेशन बढ़ेगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तो इसमें लीनियर चेंजेस वगैरह होते हैं। दूसरी बात, इकोटोन में जो होता है दोस्तों देखा जाता है एक इफेक्ट जिसको बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन मान लीजिए इकोसिस्टम 1 में भी नहीं पाई जाती, 2 में भी नहीं पाई जाती, कई कई वैसे देखिए ये तो इकोसिस्टम 1 और 2 के बीचों बीच है, तो इसमें या तो इकोसिस्टम 1 का आपको स्पेसीज देखने के लिए मिलना चाहिए या फिर 2 का। 1 और 2 वाले तो यहाँ मिलते ही हैं, कई बार 1 और 2 वाले के अलावा भी यहाँ पर कुछ स्पेसीज देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोग जनरली एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं हम लोग। इकोटोन इज जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स दैट मे बी नैरो और क्वाइट वाइड। बिल्कुल सही बात है, इकोसिस्टम जो है जोन ऑफ जंक्शन है 2 या 2 से अधिक डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच का, ठीक है। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, वेल डेवलप्ड इकोटोन्स कंटेन ओनली द सेम ऑर्गेनिजम्स एज दैट ऑफ एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। बिल्कुल गलत। एडजॉइनिंग कम्युनिटीज में जो स्पीसीज हैं वो तो रहेंगी ही, ठीक है, कई बार इसमें कुछ नई स्पीसीज भी हो सकती हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, एज इफेक्ट रेफर्स टू द चेंजेज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स दैट अकर एट द इकोटोन। बिल्कुल, मान लीजिए इकोसिस्टम 1 में टाइगर का पॉपुलेशन है मतलब 1 हेक्टेयर में 5, ठीक है, और इकोसिस्टम 2 में मान लीजिए डक, ठीक है, डक का पॉपुलेशन है 1 हेक्टेयर में 3, ठीक है। अब इकोसिस्टम ये जो इकोटोन है यहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन मान लीजिए 1 हेक्टेयर में 10, फिर डक का पॉपुलेशन है यहाँ पर 1 हेक्टेयर में 7, ठीक है, या ऐसा कुछ है, ठीक है, या मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा घट जाए। और नया टाइप का पॉपुलेशन जो यहाँ पर भी नहीं पाया जाता, क्रोकोडाइल यहाँ पर भी नहीं पाया जाता, क्रोकोडाइल मान लीजिए वो यहाँ पर पाया जाता है क्रोकोडाइल, तो ये क्या हुआ, चेंज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग एज इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। चौथा देखिए, द मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। तो चौथा गलत है दोस्तों। देखिए, फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ देखिए, मैनग्रोव क्या है, एक इधर से आ रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी लैंड वाला, और इधर आ रहा है कोस्टल इकोसिस्टम समुद्र वाला। इसको बीचों बीच वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं मैनग्रोव, ठीक है। फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं ग्रासलैंड। फॉरेस्ट, डेजर्ट, इसके बीच में जो इकोसिस्टम है, इकोटोन है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रासलैंड, ठीक है। तो फोर्थ इज रॉन्ग। आपको ध्यान में रखना है कि एस्टुअरी, मैनग्रोव, ग्रासलैंड ये सब इकोटोन है, ठीक है। फोर्थ इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन 26 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड चेन। फूड चेन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए। द फूड चेन इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम वन क्रिएचर टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। बिल्कुल एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, एकदम डेफिनेशन ही है ये उसका। दूसरा देखिए, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सन इज द प्राइमरी कंपोनेंट इन एवरी फूड चेन। ये स्टेटमेंट दोस्तों इवन दो लार्जली ट्रू है बट इट्स नॉट टोटली ट्रू, ठीक है। एवरी फूड चेन में प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एनर्जी सन नहीं है। जैसे मैक्सिमम जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं टेरेस्ट्रियल सिस्टम में या जो फूड चेन्स देख रहे हैं, इवन एक्वेटिक सिस्टम्स में जो फूड चेन देख रहे हैं, तो उसका शुरुआती जो है स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से हो रहा है। मान लीजिए सन जो है, सनलाइट से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस से ग्रास बना, ट्री बना, जो भी बना। अब इसको कुछ लोगों ने खाया, हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ठीक है, इवन मान लीजिए कार्निवोर्स डेड हो गया या डीके कर रहा है, ठीक है, डेड
या डीके कर रहा है, ठीक है। तो इसको किसी ने खाया, मान लीजिए कि अर्थवर्म ने खाया, अर्थवर्म को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। तो इसका भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी जो एनर्जी आ रहा है वो इससे ही आ रहा है, फोटोसिंथेसिस से ही आ रहा है। वैसे डायरेक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ सन एनर्जी पर ही ये भी डिपेंडेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले तो ग्रास या ट्री से इसकी शुरुआत हुई थी ऐसे करके, ठीक है। लेकिन समुद्र में डीप समुद्र में कुछ थर्मल वेंट्स होते हैं। पहला सही है, दूसरा देखिए गलत है। समुद्र के बहुत गहराई में कुछ जगह पर होते हैं थर्मल वेंट्स, यानी अंदर से जमीन की क्या बोला जाए, एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है, गर्म पानी को वहाँ पर गर्म करते रहती है, ठीक है। वहाँ से कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, केमिकल्स नीचे से ही रिलीज होते हैं, प्लस हीट भी नीचे से रिलीज होती है, अर्थ से ही आती है अंदर से, ठीक है। और वहाँ पर भी कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह होती है इस हीट और इस केमिकल्स को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस। तो इसका प्राइमरी एनर्जी तो सन नहीं है ना, इसका प्राइमरी एनर्जी क्या है, सन की ही, ये अर्थ की ही आपकी जियोथर्मल एनर्जी और कुछ केमिकल्स, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, ठीक है। यानी केमिकल्स के प्रेजेंस में फूड बनाना। तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, पर्टिकुलर फूड चेन्स रिमेन अनचेंज्ड इन एवरी इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है, हर इन्वायरमेंट में जो पर्टिकुलर फूड चेन है, जैसे ग्रास फूड चेन है या ग्रेजिंग फूड चेन है, तो ग्रेजिंग फूड चेन है तो मान लीजिए जहाँ पर ग्रास है तो ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया मान लीजिए स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने। एक इस टाइप का फूड चेन हो सकता है। लेकिन दूसरे जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रास को खाएगा डियर, डियर को खाएगा लायन, लायन को खाएगा लायन, जब मर जाएगा तो उसको खाएगा वल्चर। तो इस टाइप का भी हो सकता है। लेकिन यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, फूड चेन आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। क्वेश्चन 27 देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज का अर्थ क्या है, एक ऐसा रिसोर्स जिसका अभी तो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, कई बार उसकी यूजफुलनेस भी अभी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इसका फ्यूचर में यूज हो सकता है, फ्यूचर में यूज हो सकता है, यही है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। अगर ऐसा अभी यूज हो रहा होता तो उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्स। तो देखिए रिसोर्सेज विच आर इन करंट यूटिलाइजेशन, तो ये गलत है। अगर करंट यूटिलाइजेशन में तो उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल रिसोर्स, ना कि पोटेंशियल रिसोर्स। फिर देखिए रिसोर्सेज विच कांट बी यूज ड्यू टू इट्स यूजलेसनेस, अब यूजलेस ही है तो ना ही वो एक्चुअल रिसोर्स है ना ही वो पोटेंशियल रिसोर्स है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए रिसोर्सेज हुज यूटिलिटी इज नॉट नोन एट प्रेजेंट बट कैन बी यूज इन फ्यूचर, बिल्कुल अभी तो उसकी यूटिलिटी नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर में उसका यूज किया जा सकता है। तो यस, सी इज करेक्ट, सी ही है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। तो क्वेश्चन 27 का सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए पोटेंशियल रिसोर्स जो है वो करंटली यूज नहीं हो रहा है, एक्चुअल रिसोर्स करंटली यूज हो रहा है। पोटेंशियल रिसोर्स फ्यूचर में यूज हो सकता है, ठीक है, यानी फ्यूचर में पोटेंशियल रिसोर्स एक्चुअल रिसोर्स बन सकता है। जो आज का एक्चुअल रिसोर्स है वो शायद पास्ट में पोटेंशियल रिसोर्स रहा होगा। अब पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जांपल देखिए, यूरेनियम जो है लद्दाख में, जिसका अभी यूज नहीं हो रहा है। एक्चुअल रिसोर्स का एग्जांपल देखिए जैसे कोल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों पोटेंशियल रिसोर्स एक्चुअल रिसोर्स का अंतर है। क्वेश्चन 28 से देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जिसको हम लोग सुपोषण भी बोलते हैं। यानी जो लेक है या नदी है या समुद्र है, ठीक है, उसके पानी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ने से वहाँ पर एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब का काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है। जब ग्रो करेंगे तो फिर मरेंगे भी, और मरने के बाद उनके डिकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। धीरे धीरे जितनी भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाती है, और वहाँ पर यही सब डिकेइंग एल्गी और बैक्टीरिया भरा रहता है। अब नया ग्रोथ फिर वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी प्रोसेस को शॉर्ट में हम लोग यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन 2 टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा। यूट्रोफिकेशन होता है सबसे पहला जिसको बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन, यानी कि प्रकृति के कारण ही जो मतलब यूट्रोफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है आपका कल्चरल यूट्रोफिकेशन। कल्चरल यानी जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स है, ठीक है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कारण भी यूट्रोफिकेशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ऑलराइट, अब देखिए यूट्रोफिकेशन का स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले जो लेक रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग ओलिगोट्रॉपिक लेक। ओलिगोट्रॉपिक लेक यानी कि न्यूट्रिएंट्स जब बहुत कम है, ठीक है।
तो ओलिगोट्रॉफिक लेक बनेगा धीरे धीरे हो जाएगा आपका मेसोट्रॉफिक लेक बन जाएगा, मेसोट्रॉफिक लेक बन जाएगा। और लास्ट में स्टेज में ये बन जाएगा आपका यूट्रॉफिक लेक। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखें। अब चलिए, तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स कॉज यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज। बिल्कुल, नाइट्रेट और फॉस्फेट क्या है, आपके फर्टिलाइजर्स हैं, इनके कारण ही आपको यूट्रोफिकेशन होता है। दूसरा देखिए, इन नेचुरल यूट्रोफिकेशन अ लेक इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ड्यूरिंग विच यूट्रोफिक लेक इज कन्वर्टेड इनटू एन ओलिगोट्रॉफिक लेक। नहीं, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है कि ओलिगोट्रॉफिक लेक आपका कन्वर्ट हो रहा है यूट्रोपिक लेक में, ना कि यूट्रोपिक लेक ओलिगोट्रॉफिक लेक में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, यूट्रोफिकेशन कॉजेज डेड जोन्स। बिल्कुल, ऐसा जोन जहां पर कि कोई भी नया ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। विच आर हाइपोक्सिक एरियाज, मतलब हाइपोक्सिक मतलब हाइपोक्सिया, जहां ऑक्सीजन कम है। ठीक है, देखिए हाइपो और हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा हाइपर कहाँ हो रहा हो, एक तो यहाँ पर ज़्यादा पहले ही बोला जा रहा है, और हाइपो का मतलब है कम। ठीक है, तो जैसे हाइपो ऑक्सिक मतलब जहाँ ऑक्सीजन कम हो गया। ठीक है, तो हाइपोक्सिक एरियाज इन द वर्ल्ड ओशंस एंड लार्ज लेक्स वेयर एक्वेटिक एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव। बिल्कुल, जब ऑक्सीजन कम हो गया तो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सर्वाइव, एक्वेटिक लाइफ वहाँ कैसे सर्वाइव करेगा। बिल्कुल, तो तीसरा बिल्कुल आपका करेक्ट है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ऑनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देयर इज नो नेट बेनिफिट और हार्म टू ईदर स्पीसीज। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, परहैप्स इन सम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच पार्टनर आर एग्जैक्टली द सेम सो दैट दे सम टू जीरो। ठीक है, इट इज नॉट क्लियर हाउ ऑफन दिस हैपेंस इन नेचर। इट ऑल्सो समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज इनहैबिटिंग द सेम स्पेस एंड यूजिंग द सेम रिसोर्सेज बट दैट हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। अच्छा, इन दिस केस वन कुड आर्ग्यू दैट दे आर नॉट इंटरेक्टिंग एट ऑल। तो दोस्तों ये जो पूरा पैसेज लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका न्यूट्रलिज्म के बारे में। आइए मैं आपको यहीं के यही सारे जो बायोटिक इंटरेक्शन है उसको समझा लेता हूँ। देखिए, न्यूट्रलिज्म बोलते हैं जब दो स्पेसीज एक दूसरे से ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कि दोनों को ही ना, मतलब ना पहले को फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ना दूसरे को फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रलिज्म। ठीक है, अब इसके बाद आइए आप कमेंसलिज्म में। कमेंसलिज्म इस टाइप का इंटरेक्शन है दोस्तों जिसमें कि एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है और दूसरे स्पीसीज को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कमेंसलिज्म। एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कमेंसलिज्म। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों एमेंसलिज्म। इसमें एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, दूसरे को ना ही फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, नहीं, जीरो। फिर है दोस्तों आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जिसमें कि दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा है, प्लस प्लस। और इसके बाद है दोस्तों कंपटीशन या फिर हाँ कंपटीशन है। तो कंपटीशन में क्या होगा दोस्तों, दूसरे दोनों को नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा, दोनों जो इंटरेक्टिंग स्पीसीज है उनको नुकसान होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कंपटीशन बोलेंगे। ठीक है, और फिर है आपका पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म में एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा। आप एकदम याद कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, तो ये जो पूरा बताया गया है ये क्या है, न्यूट्रलिज्म के बारे में है। तो 29 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रलिज्म। देखिए न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, दोनों को किसी में को ना फायदा है ना नुकसान है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा है, जो भी दोनों इंटरेक्ट करें दोनों को ही फायदा है। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए लाइचेंस में फंगस और एल्गी के को क्या हो रहा है, एक तो दोनों से को एक दूसरे से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से प्लांट पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलिनेटर है उसको उसका फूड मिल रहा है और प्लांट का क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो दोनों को फायदा हो रहा है, तो ये हो गया आपका म्यूचुअलिज्म। इसके बाद आप देखिए कमेंसलिज्म। दोस्तों कमेंसलिज्म में क्या होता है आपका, कमेंसलिज्म में होता है आपका एक को पॉजिटिव इफेक्ट होता है और दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। कमेंसलिज्म में एक को होता है पॉजिटिव इफेक्ट और दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये भैंस है, इसने गोबर दिया, इस गोबर को खा लिया बहुत सारा गोबर खाने वाला बीटल्स, तब बीटल्स को क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है फायदा,
ठीक है। लेकिन भैंस को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको क्या मतलब, आप गोबर खाओ या ना खाओ, ठीक है, तो भैंस को कोई मतलब नहीं है, भैंस को कोई ना फायदा है ना नुकसान है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कमेंसलिज्म। इसके बाद है दोस्तों एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म का अर्थ क्या है कि एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को ना फायदा है ना नुकसान है। जैसे एक बड़ी ट्री बन गई, बड़ी ट्री बनने के कारण नीचे छोटी छोटी पौधे नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, वो नीचे छोटे छोटे पौधे नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, तो नीचे वालों को तो क्या है, नुकसान हो गया माइनस, लेकिन इस बड़ी ट्री को ना फायदा है ना नुकसान, तो जीरो। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देख लीजिए प्रीडेशन। प्रीडेशन यानी एक प्रीडेटर है और दूसरा है प्रे, तो प्रीडेटर को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और प्रे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो यहाँ प्लस माइनस है। उस तरह से पैरासाइटिज्म में भी सेम है दोस्तों, जो पैरासाइट है उसको फायदा हो रहा है और जिसका खून या कुछ भी वो चूस रहा है उसको नुकसान हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और कंपटीशन में दोस्तों दोनों को नुकसान होता है, ये बस आप एक ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन्स, लीटर, फिर अर्थवर्म, फिर चिकन, फिर हॉक। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। किस टाइप का फूड चेन है, लीटर टू अर्थवर्म, लीटर को कौन खाया, अर्थवर्म खाया, अर्थवर्म को चिकन खाया, चिकन को हॉक खाया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग नहीं है, ग्रेजिंग का शुरुआत कहाँ से होगा, ग्रास से या ट्री से। बाकी हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक का यहाँ कोई मतलब नहीं है। 30 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है। 30 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये 31 में सीधा आती है। क्वेश्चन 31 देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में के द्वारा इसमें से कौन कौन सा चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, तो देखिए इट हेल्प्स इन जनरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइकिल। बिल्कुल इकोसिस्टम के द्वारा ही क्या होता है, आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है दोस्तों, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए इट प्रोवाइड्स फूड एंड फ्यूल ओनली, ये तो गलत है कि फूड और फ्यूल ही प्रोवाइड कर रहा है और कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये फाइबर भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वुड प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए इट स्टेबिलाइजेज एंड मॉडर्नाइजेज द अर्थ्स क्लाइमेट, ठीक है, अर्थ के क्लाइमेट को बेसिकली मॉडरेट करता है और स्टेबिलाइज करता है, तो इकोसिस्टम ये काम करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। आइए यहाँ पर एक बार ही सारा स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है इकोसिस्टम के द्वारा। तो इकोसिस्टम के द्वारा होता है फूड, फ्यूल, फाइबर्स मिलता है, ये शेल्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, ये एयर और वाटर को प्यूरिफाई करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है वेस्ट का, फिर ये दोस्तों आपका मॉडरेट करता है और स्टेबलाइज करता है अर्थ के क्लाइमेट को, ठीक है, ये मॉडरेट करता है फ्लड को, ड्रॉट को, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को एंड विंड के फोर्सेस को, फिर ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, ये प्लांट पॉलिनेशन ये सब करता है, फिर ये मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस ये सब करता है, तो ये सारा एस्थेटिक बेनिफिट्स है इसका, तो ये सारा आपका इकोसिस्टम का काम है, फंक्शन है बेसिकली। आई क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विथ रेफरेंस टू इकोटोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इकोटोन को हम लोग जान चुके हैं पहले ही, इसके बारे में स्टेटमेंट्स देखिए। इट इज ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर आइडेंटिकल इकोसिस्टम, आइडेंटिकल नहीं डाइवर्स, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स के बीच में ये क्या है, जोन ऑफ जंक्शन है। जैसे यहाँ पर हो गया मान लीजिए डेजर्ट और यहाँ पर हो गया फॉरेस्ट, तो डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में आ जाएगा आपका ग्रासलैंड, फिर मान लीजिए यहाँ पर आ गया आपका टेरेस्ट्रियल और यहाँ पर आ गया कोस्टल, तो टेरेस्ट्रियल और कोस्टल के बीच में आ जाएगा आपका क्या, मैंग्रोव, ठीक है। फिर आ गया आपका देखिए, फिर यहाँ पर आ गया आपका रिवर और यहाँ आ गया ओशियन, रिवर और ओशियन के बीच में आ जाएगा आपका एस्टुअरीज। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है, ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम के बीच का जंक्शन है जिसको हम बोलते हैं इकोटोन। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन्स ओनली द ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटायरली द सेम एज दैट ऑफ द एडजॉइनिंग कम्युनिटी। ये गलत है दोस्तों, कि जो सिर्फ रिवर में पाया जा रहा है और ओशन में पाया जा रहा है वही सिर्फ एस्टुअरीज में पाया जाएगा, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ नए टाइप के भी आपको स्पेसीज मिल सकते हैं। इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, एज इफेक्ट बोला था, एज इफेक्ट, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है।
आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोटिक इंटरेक्शंस। बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में हम लोग स्टेटमेंट्स देखते हैं। लार्ज ट्री सेट्स अ स्मॉल प्लांट, ठीक है। रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। नहीं, ये एग्जाम्पल है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है, माइनस और जीरो। तो छोटे वाले ट्री को तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। जब बड़े ट्री के नीचे छोटा ट्री आ रहा है, छोटा सा प्लांट ग्रो करना चाह रहा है, तो उसको तो नुकसान हो रहा था, दैट इज माइनस। बड़े वाले ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए क्या है, ये जीरो है। तो माइनस और जीरो को हम लोग बोलते हैं अमेंसलिज्म, ना कि कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म बोलते हैं हम लोग प्लस और जीरो को, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज इनहैबिटिंग द सेम स्पेस एंड यूजिंग द सेम रिसोर्सेज बट दैट हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। दोस्तों, सेम रिसोर्स और सेम लोकेशन पर रहना लेकिन एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करना, इसको म्यूचुअलिज्म नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म, म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है कि दोनों को फायदा हो रहा है। म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, जैसे कि प्लांट और पॉलिनेटर। प्लांट और पॉलिनेटर दोनों को क्या हो रहा है, फायदा ही होता है। पॉलिनेटर को क्या मिलता है, फूड मिलता है। प्लांट का क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो दिस रिलेशन इज म्यूचुअलिज्म। न्यूट्रलिज्म का मतलब क्या है कि दोनों में से दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं करे, बस एक जगह रह रहे हैं, ठीक है। जैसे वैसा नहीं होता, बहुत साल बाद शादी वादी में हस्बैंड वाइफ बस रह रहे हैं, ठीक है, रह रहे हैं, कोई टाइप का इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन को आप बोल सकते हैं न्यूट्रलिज्म, ठीक है। और शुरुआत में जो रिलेशन है उनके बीच में, उनको बोलेंगे हम लोग म्यूचुअलिज्म। दोनों को बेनिफिट ही हो रहा है दोस्तों। खैर, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा देखिए, काउ डंग प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू डंग बीटल्स वेयर एज द बीटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन काउ इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, एक को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। जैसे गाय का गोबर बीटल्स खा रही है, तो बीटल्स को क्या फायदा, लेकिन गाय को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको तो गोबर देना ही है दोस्तों, ठीक है। तो उसको कोई नुकसान नहीं है, तो इसको हम लोग कमेंसलिज्म बोलते हैं। कमेंसलिज्म याद रखिए प्लस जीरो, अमेंसलिज्म माइनस जीरो, न्यूट्रलिज्म जीरो जीरो, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, पैरासाइटिज्म या फिर प्रिडेशन में देखिए प्लस माइनस, कॉम्पिटिशन में माइनस माइनस, ठीक है। एकदम याद करके रख लीजिए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या आपका है, रॉन्ग है। 33 का राइट आंसर क्या है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है दोस्तों, तो तीनों ही नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई क्वेश्चन 34 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखिए। कम्युनिटीज आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। इस आपको पता होना चाहिए कि ये कम्युनिटी नहीं, ये किसकी बात की जा रही है, पॉपुलेशन की बात की जा रही है। सेम स्पीसीज की बात हो गई तो कम्युनिटी नहीं हो गई, वो क्या हो गई, पॉपुलेशन। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर देखिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इंडिविजुअल्स ऑफ एनी वन species depend on individuals of different species with which they actively interact in several ways are called population। देखिए, ये जब एक्टिवली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं अलग अलग स्पीसीज अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, ठीक है, तो इसको हम लोग पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, पर रॉन्ग है। तीसरा देखिए, अ बायोम इज अ लार्ज इकोलॉजिकल एरिया विद सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड कैन हैव मल्टीपल इकोसिस्टम्स विद इन इट। बिल्कुल, मतलब एक ही टाइप का अलग अलग जगह पर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है, सेम टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग जगह पर जितने इकोसिस्टम्स हैं, सबके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक बायोम बोलते हैं, वन बायोम बोलते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली, डी 3 ओनली। थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोसिस्टम फंक्शंस। इकोसिस्टम फंक्शंस के बारे में हम लोग को क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहले देखिए, द कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम्स इन मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रेगुलेटिंग देयर ओन स्पीसीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेसेस इज नोन एज होम्योस्टैसिस। बिल्कुल, जो जैसा है उसी को बनाए रखने का, वैसे ही यथास्थिति को बनाए रखने की जो कैपेसिटी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस बोलते हैं दोस्तों, होम्योस्टैसिस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। दूसरा देखिए, हाइबरनेशन अकर्स इन एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। आपको पता है कि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में हाइबरनेशन नहीं होता है, हाइबरनेशन कोल्ड क्लाइमेट की कहानी है, ठीक है। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में सेम टाइप का जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। तो पहला, दूसरा तो गलत है। तीसरा देखिए, एस्टिवेशन इज द कंडीशन इन विच द एनिमल्स गो डॉर्मेंट ड्यूरिंग विंटर्स। नहीं, ये विंटर स्लीप या विंटर के दौरान जो डॉर्मेंसी आती है उसको हम लोग एस्टिवेशन नहीं, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन,
ठीक है। और ड्राई और हॉट क्लाइमेट में जो डोरमेंसी आती है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। याद रखिए दूसरा और तीसरा बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है। 35 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन बाय द टर्म सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया, फंगाई। अच्छा आज तक मुझे फंगाई बोले नहीं है, इसको फंगी बोलते हैं, फंगाई बोलते हैं, फंजी बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, हिंदी में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन बाय द टर्म सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स इन्हीं को बोलते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को क्या करते हैं, एक तरीके से डिकम्पोज करने में भी इसका हेल्प होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनिजम्स दैट सर्वाइव ऑन ब्लड ऑफ प्रे नहीं, ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडीज, इसको बोलते हैं पैरासाइट्स, दूसरा नहीं है। तीसरा देखिए द ऑर्गेनिजम्स दैट डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल यही है आपका करेक्ट आंसर। 36 का सी इज द राइट आंसर। 37th क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको बता दूं, दो टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है वैसे तो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जितना भी रोल है वो है पादपों का, पादप बोलते हैं जो वेजिटेशन है, ठीक है, प्लांट, ट्री, इन सब का रोल है प्राइमरी प्रोडक्शन में। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो प्रोड्यूसर है उनका तो रोल है ही, प्लस कंज्यूमर का भी रोल है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं बोलेंगे, मतलब प्राइमरी प्लस कंज्यूमर का भी रोल है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी में आ जाइए, दो टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है, एक तो होती है ग्रॉस और दूसरी होती है नेट। तो ग्रॉस हो गई दोस्तों, जितना भी एक किसी प्लांट ने, ट्री ने जितना भी प्रोड्यूस किया उसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन ग्रॉस में से दोस्तों मान लीजिए प्लांट ने कुछ प्रोड्यूस किया, लेकिन प्लांट को अपने फूड के लिए भी तो जरूरत है ना, कुछ अपने कंजम्पशन को जब माइनस कर लेगा प्लांट, तो वही तो बाकी जो एनिमल्स हैं उनके लिए वो अवेलेबल कराएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उसमें से अपने कंजम्पशन को माइनस कर लीजिए, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन को माइनस कर लीजिए, तो उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखते हैं। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज इकोसिस्टम्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनऑर्गेनिक नहीं दोस्तों, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है, मैटर इज नोन एज इकोसिस्टम्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनऑर्गेनिक मैटर को का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। दूसरा देखिए द बायोमास दैट इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय हेटेरोट्रोप्स इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल। जैसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, नेट का मतलब क्या है कि पूरा ग्रॉस में से प्लांट ने अपने कंजम्पशन के लिए माइनस कर दिया और जो बच गया यानी कि अब हेटेरोट्रोप्स उसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसको बोला जाएगा नेट, इसको बोला जाएगा नेट। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 38 से देखते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म एक्सटर्पेशन। तो दोस्तों एक्सटर्पेशन का अर्थ होता है कि जैसे इस एक्सटर्पेशन को हम लोग बोलते हैं लोकल एक्सटिंक्शन। मान लीजिए किसी एरिया में, किसी जोग्राफिकल एरिया में जहाँ पर स्टडी की जा रही थी, वहाँ से कोई पर्टिकुलर स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन और जगह अभी भी पाया जा सकता है, और जगह अभी भी पाया जा सकता है, तो उसको बोला जाएगा लोकल एक्सटिंक्शन या फिर एक्सटर्पेशन। तो इसको देखिए, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट सीजेस टू एग्जिस्ट इन चूजन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टडीज दो इट एग्जिस्ट एल्सवेयर। तो यही है दोस्तों आपका एक्सटर्पेशन। तो 38 का सी इज द राइट आंसर। बाकी देखिए ए पढ़िए, डिसअपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल फोर्सेस और इवोल्यूशनरी चेंजेस इन देयर मेंबर्स। मतलब डिसअपीयरेंस ही हो गया दोस्तों, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्शन बोलेंगे, एक्सटिंक्शन। बी ऑप्शन पढ़िए, द रिडक्शन ऑफ ए स्पीसीज टू सच लो अबेंडेंस दैट ऑल्दो इट इज स्टिल प्रेजेंट इन द कम्युनिटी बट इट नो लॉन्गर इंटरैक्ट सिग्निफिकेंटली विथ अदर स्पीसीज। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन। जैसे ये सी वाला को लोकल एक्सटिंक्शन बोल रहे हैं, बी को बोलते हैं इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन, यानी कि उनका संख्या इतना कम हो गया है कि अब वो कम्युनिटी में किसी के साथ इंटरैक्ट भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इकोलॉजिकल, मतलब इकोलॉजी में उसके होने और ना होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन।
ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन पढ़िए, इट इज द स्टेट ऑफ ए स्पीसीज बीइंग फाउंड इन ए सिंगल डिफाइंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी जब एक ही पर्टिकुलर लोकेशन में कोई चीज़ पाया जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इंडेमिज्म। इंडेमिक हो गया है वो वहाँ का, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडेमिज्म। तो 38 का डी का मतलब क्या है, इंडेमिज्म। तो ये ध्यान रखिएगा। एक्सटिंक्शन यानी टोटल डिसअपीयरेंस हो गया। इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन यानी अब एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन इतना कम संख्या हो गया कि इकोलॉजी में किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, यानी उसके होने या ना होने से इकोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको बोलेंगे इकोलॉजिकल एक्सटिंक्शन। किसी लोकल एरिया से एक्सटिंक्ट हो गया तो उसको बोलेंगे लोकल एक्सटिंक्शन या फिर एक्सटरपेशन, ठीक है। और किसी एक ही एरिया में, किसी एक ही लोकेशन में पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे इंडेमिज्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो 38 हो गया दोस्तों। आई क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इकोसिस्टम्स इन जनरल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो इकोसिस्टम्स है उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखिए। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम्स। बिल्कुल दोस्तों, जितनी बायोडाइवर्सिटी हाई रहेगी उतना ही इकोसिस्टम आपका अधिक स्टेबल रहेगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा देखिए, ऑल इकोटोन्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए यहीं पर आपका वो काम आएगा, ठीक है, नॉलेज और ट्रिक। अब ट्रिक के अनुसार तो ये ऑल बोल रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो गया गलत, बट नॉलेज के अनुसार से ये स्टेटमेंट है सही। ऑल इकोटोन्स आर एक्चुअली रिच इन बायोडाइवर्सिटी इवन दो इट इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट बट इट इज स्टिल राइट। फिर थर्ड देखिए, द एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर सनलाइट, वाटर, करेंट्स, सैलिनिटी, माइक्रोब्स। अब दोस्तों माइक्रोब क्या एबायोटिक फैक्टर है, माइक्रोब इज ए बायोटिक फैक्टर, BF है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि BF और AF के बीच का डिफरेंस। अब BF और आप GF की तरफ मत जाइए, ठीक है, यहाँ नहीं जाना है। BF और AF यानी बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स का में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, माइक्रोब्स, प्लांट्स, वो सब चीज़ें हो जाएगी आपकी बायोटिक फैक्टर्स। और एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएगी आपकी सनलाइट, वाटर करंट, सैलिनिटी, डेप्थ, न्यूट्रिएंट्स, ये सब आ जाएगी आपके एबायोटिक फैक्टर्स में। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है इस माइक्रोब के कारण, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर C 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखिए। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड इन नेचर। देखिए वार्म ब्लडेड पहले होता क्या है उसको समझ लीजिए, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, वार्म ब्लडेड राइट एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब वो होता है दोस्तों जो टेम्परेचर क्लाइमेट का, आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर जब प्लस माइनस भी हो रहा है तो ये वार्म ब्लडेड अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं, अपने कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ये लोग। जैसे ह्यूमन है वार्म ब्लडेड, यानी बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो लेकिन हम लोग अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कैसे? गर्मी के दिन में टेम्परेचर जब बाहर का बढ़ जाता है तो हम लोग अपने टेम्परेचर को कम रखने के लिए क्या करते हैं, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है, यानी जिसको बोलते हैं स्वेटिंग, ठीक है। ठंडी के दिनों में जब बाहर का टेम्परेचर कम रहता है तो हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को हाई रखने के लिए क्या करते हैं, सीवरिंग करते हैं, कांपते हैं। बट बेसिकली जिस भी प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपना टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं, इसी को बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दूसरा होता है दोस्तों कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि बाहर जितना टेम्परेचर उसका भी उतना ही टेम्परेचर, सिंपल। उसके पास टेम्परेचर रेगुलेशन का मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। जैसे कि आपका है क्या एग्जाम्पल, क्रोकोडाइल या फिर फ्रॉग, ये सब है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। और वार्म ब्लडेड में क्या है, ह्यूमन है, लायन है, टाइगर है, ये सब वार्म ब्लडेड है। तो ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या वार्म ब्लडेड है? नहीं। फ्रॉग ही देखिए ना, फ्रॉग तो क्या है, टेरेस्ट्रियल है बट कोल्ड ब्लडेड है। तो पहला स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, प्लांट्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम्स। ऐसा नहीं है। प्लांट एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्लांट का रूट होता है ना, वो सिर्फ ज़मीन से जुड़े रहने के लिए होता है। बाकी रिसोर्सेज वगैरह तो क्या है, उसके पत्ते वगैरह ही पानी सोख लेते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तीसरा देखिए, ओनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ऐसा नहीं है। जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि वेल है, देखिए फिश वगैरह के पास गिल तो होती है, तो ये फिश हो गया। तो कुछ एक्वेटिक सिस्टम जो है वो उनके पास गिल्स होती हैं, लेकिन कुछ वेल्स हो गया, इन सब के पास भी क्या होता है, इनके पास भी लंग्स ही होता है। ये पानी के अंदर रह करके जीवित नहीं रह सकती, ये बीच बीच में बाहर आती हैं और वहाँ पर एकदम खूब सारा सांस लेती हैं। आप देख ही सकते हैं वेल का शरीर कितना बड़ा होता है, तो खूब सारा ऑक्सीजन ले लेती हैं, फिर अंदर जा करके तैरती रहती हैं। तो इनके पास भी, वेल वगैरह के पास भी लंग्स ही होता है। तो ओनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लंग्स नहीं है, वेल मछली के पास भी लंग है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है।
40 में इनकरेक्ट कौन कौन हुआ, सारा ही इनकरेक्ट है, डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, और ये चूंकि आज का लास्ट क्वेश्चन है तो इसको आप लोग खुद आंसर करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को देखिए। एन इकोटोन इज ए पॉपुलेशन दैट इज अडेप्टेड टू लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, बताइए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन इज लेसर इन द इकोसिस्टम कंपेयर टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स, तो ये भी आपको बताना है इट इज़ राइट और रॉन्ग। थर्ड देखिए, एरियाज एक्सपीरियंसिंग एज इफेक्ट्स माइट हैव हायर प्रिडेक्शन लेवल्स दैन इंटीरियर हैबिटेट्स, यानी जो जो एज इफेक्ट वाले एरियाज में ज़्यादा प्रिडेशन होता है इंटीरियर्स की तुलना में, तो आपको बताना है कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों यू विल मार्क द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ही आंसर है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर मूव नहीं करेंगे, यहीं पर इसको स्टेटमेंट को लेक्चर को रोक देते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, ताकि आपको रिलेवेंट कंटेंट्स डायरेक्टली मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।